हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और स्वागत है आपका माई स्कूल पर। तो अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें आई के एप्लीकेशन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। मतलब आई अपन ने कंप्लीट किया, उसके बाद उसके एप्लीकेशन कंप्लीट किए। वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया हो। थोड़ा सा मैं ब्रीफ रिवीजन दे देता हूँ आपको कि आई क्या होता है। कोई भी एटम होता है, ठीक है ना, उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी होती है। मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी थी। क्या? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी थी, ठीक है ना, ये वाला था, ठीक है। उसके बाद तीन बताई थी मैंने, I1 I2 I3, ठीक है ना। तो I1 जो होगा फर्स्ट में लगेगा, लगने के बाद वहां से जो अपन इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, निकालने में जो एनर्जी लगानी पड़ेगी थोड़ी सी कम लगानी पड़ेगी इसके अपेक्षा, ठीक है ना, इसके अलावा। उसके बाद जो सेकंड वाला जो अपन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब I2, उसमें थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और थर्ड वाला जो निकालेंगे उसमें और ज़्यादा लगानी पड़ेगी। मतलब ये जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस की तरफ जो पास में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आने के बीच में क्या होता है, इनका जेड इफेक्टिव बढ़ता रहता है। मतलब इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है ज़्यादा बढ़ता रहता है, ठीक है ना। बढ़ने के साथ जिनकी चाहे जो इनमें जो मजबूती है ना भैया, आपस में बंधने की, आपकी बॉन्डिंग की, वो ज़्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी सी एनर्जी कुछ ज़्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है ना। इतना हो गया होगा आपको। उसके बाद एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि जो एटम है, ठीक है ना, उससे कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो निकालने में क्या होता है भैया, थोड़ी सी अपन को एनर्जी लगानी पड़ेगी ना उसमें। क्या एनर्जी? मतलब ये वाला एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, मतलब एनर्जी डालनी पड़ेगी अपन को। क्या एनर्जी डालनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, ये वाली चीज़ होगी थी। उसके बाद अब आज का जो अपना टॉपिक है भैया, अगला टॉपिक आप लोगों को हेडिंग डालना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है ना। जैसे अगर बात करेंगे तो मान लो जो आपने आई पढ़ा है ना, आई का बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट ही है वाला, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, उसका थोड़ा सा अपोजिट है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करेंगे, बाकी मैं आपको एक पेज में सारा सब समरी आपको पढ़ा दूंगा, मतलब जो भी होता है ना इसमें, तो उससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ के साथ उसका कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट समझने के बाद जो लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको उसके फैक्टर बताऊंगा, पूरा निचोड़ होता है ना, वो सारा निचोड़ बताऊंगा। निचोड़ बताने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट से थोड़ा बहुत आपको दिमाग में कुछ कम जा रही है चीज़ें, तो ऐसे मत समझना कि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्या होगा मेरा, ठीक है ना। समझ में आएगा आपको। जो मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, लास्ट में जो समरी दूंगा ना, उस वाले चीज़ को समझने के बाद आपके क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन बन ही जाएगा। बनने के बाद जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया ना, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आप बताता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आई में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया, जैसे मान लीजिए मैंने दिया आपको एक्स, ठीक है ना, कोई सा मेटल लिया अपन ने, एटम लिया अपन ने। उसके बाद ए वाला प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अपन ने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालने क्या इसमें प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकला है तो प्लस आएगा कि नहीं आएगा, प्लस आ जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ एक और एग्जाम्पल, मैंने ये वाला लिया, मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया, तो ये वाला एग्जाम्पल लेने के बाद क्या मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ? क्या मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ? निकालूंगा नहीं, इसमें मैं जोड़ूंगा। क्या? मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, यहाँ पे निकालता तो पीछे आता ना, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो एक्स में कोई एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, एक्स में कोई एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो क्या इसमें माइनस आ जाएगा? क्या इसमें माइनस आ जाएगा? तो अपन ने बात की थी कि भैया जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं इसका नाम दूसरा। तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, एटम है, एटम में आई में तो क्या था, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, और जो ई है बेटा, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एनर्जी होती है। मतलब इसमें क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा है, ठीक है ना। बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, मतलब अपने अंदर लेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ठीक है ना। अभी दोनों शब्दों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, केवल माइनस का अंतर होता है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, रुको भी, है ना। बस इतना आपको जो बेसिक डिफरेंस है पता होना चाहिए कि भैया आई में तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, और ई में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। मतलब जो आई एनर्जी जो है क्या हो, इलेक्ट्रॉन एडिंग की एनर्जी है, और जो आई था वो कहीं का था, आई था भैया इलेक्ट्रॉन रिमूव की एनर्जी थी, और जो ई है, ये कहीं की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एडिंग की एनर्जी है। बस इतना समझ में आया आपको, बेसिक है। इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है तो अपन जाएंगे आई पे, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की बात हो रही हो तो अपन जाएंगे ई पे, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया होगा। ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल है आई का, और ये वाला एग्जाम्पल है ई का, ठीक है। ये तो सारा आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो, अब अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे एक चीज़ बोली कि जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है भैया, वो क्या होती है, जैसे मान ले कोई सा भी मैंने ये वाला एटम लिया,
ठीक है ना। ये वाला कोई एटम लिया मैंने, एटम लेने के बाद क्या इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो मैंने एक चीज़ बोली आपसे कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की एनर्जी है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास आया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के साथ ही क्या इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस का चार्ज आता है, इसे इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा? अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो गया। तो क्या एक चीज़ मेरे को आप बताइए, कोई सा एटम है, कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है अपनी तरफ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई दो लोग है, आप ये आपका कोई पार्टनर है, मतलब आपका कोई दोस्त वगैरह कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। अगर दो लोग मिल रहे हैं आपस में, तो क्या वो एकदम अपोजिट होते हैं? अपोजिट होते हैं ना मिलने वाले, सेम भी हो सकते हैं लेकिन अपोजिट वाला कुछ ज़्यादा चलता है, ठीक है ना, आपको पता है। तो क्या लोग दो मिल रहे हैं तो सामने वाला जो भी आपसे मिलेगा, क्या उसकी और आपकी वाइब सेम होना चाहिए या नहीं चाहिए? ऐसा थोड़ी कि उसकी जो उसका फील्ड ही अलग है या फिर वो बिल्कुल अलग है, तुमसे मिलता जुलता ही नहीं है, फिर भी आप उसको अपना दोस्त बनाओ, ऐसा नहीं होता ना। आपने कहीं भी देखा होगा कि भैया अपनी जो वाइब होती है ना, आपस में मिलना चाहिए, मतलब है ना। या तो हो सकता है कोई लोग इसकी वाइब कुछ ज़्यादा, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ या कुछ भी चीज़ें होती है ना थोड़ा सा ज़्यादा इसकी कम है, तो लोग क्या करेंगे, दोनों सा थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे मिलने के लिए, ठीक है ना। मतलब वाइब तो सेम होना ही चाहिए ना। तो एक चीज़ देखनी होगी, इनमें क्या होता है, इनकी जो एनर्जीज होती है, इस एनर्जीज को क्या इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इसके पास आया, या इसके पास आने पे क्या इसमें इनकी जो एनर्जीज हुई होगी, क्या एनर्जीज में थोड़ा सा कुछ चेंज आया होगा? क्या एनर्जीज में थोड़ा सा कुछ चेंज आया होगा? क्योंकि यार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ, तो हो सकता है ना कि इसकी एनर्जी ज़्यादा हो तो इसने इसके इक्वल कर रही हो, या फिर इसकी ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है ना। बता रहा हूँ मैं आपको दो लोगों में, यहाँ पे कंसेप्ट अलग है, मैं समझाने की चीज़ बता रहा हूँ आपको। क्या इसके एनर्जीज में चेंजेज हुआ? क्या इसके एनर्जीज में चेंजेज हुआ? अगर इसकी एनर्जीज को चेंजेज हुआ तो चेंजेस को अपन काहे से डिनोट करते हैं? इससे करते हैं भैया, डेल्टा से, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन एडिंग में जो एनर्जीज का जो चेंजेज आया, इलेक्ट्रॉन को जो चेंजेस आया, उसको बोलते हैं भैया डेल्टा क्या, ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये वाली होती है। अब इसके बेस पे आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने आपसे बोला था कि दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दोनों एटम और इलेक्ट्रॉन होता है ना, इनके बीच में भैया क्या एनर्जी क्या होती है? एनर्जी या तो दोनों एडजस्ट करेंगे, मतलब एनर्जी कम भी हो सकती है, मतलब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी ऑब्जर्व भी हो सकती है, दोनों चीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं कि एनर्जी रिलीज ही होगी हमेशा एडिंग होगा, तो कभी कभी ऑब्जर्व भी हो सकती है, कभी कभी जो रिलीज तो मैक्सिमम होती है, मतलब रेगुलरली रिलीज तो होगी सही, उसके साथ कभी कभी ऑब्जर्व भी हो सकती है, ठीक है ना। ये वाला प्रोसेस है। और जो इनका चेंजेज है ना बेटा, दोनों का इनका जो चेंजेज है, इस चेंजेस को बोलते हैं डेल्टा एजी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन का जो चेंजेज हुआ, मतलब इनकी जो एनर्जीज में जो चेंजेज हुआ, उसी को बोला जाता है डेल्टा एजी, ठीक है ना। इनमें थोड़ा डिफरेंस पता होगा, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे एक लाइन ऐड करो, इसमें एक लाइन ऐड करो, ठीक है ना, कि भैया इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है? ये होती है भैया अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, रिलीज्ड और ऑब्जर्व, ठीक है ना। कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिंग ऑन, कहाँ पे ऐड होता है? आइसोलेटेड गैस एटम पे। कहाँ पे? आइसोलेटेड गैस एटम पे। वो भी गैस एटम पे था ना, ये भी गैस एटम पे ही है। ये वाली लाइन लिखो आप, ठीक है ना। इस वाली चीज़ में ए वाली लाइन लिखेंगे तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मतलब एक अमाउंट जो एनर्जी रिलीज होती है, कब रिलीज होती है, फिर ऑब्जर्व होती है, ठीक है। मैक्सिमम तो ये वाला होता, मैक्सिमम तो ये वाला होता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी एलिमेंट्स में ये भी होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, ऑब्जर्व होती है, उसको बोलते हैं भैया इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ठीक है ना। मतलब ये एडिंग की एनर्जी है, ना कि रिमूव की। किसकी? ये एडिंग की एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एडिंग की एनर्जी है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इसके बोल दूँ, इसमें भी अगर आप लाइन लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हैं। इसकी लिखेंगे जैसे एंथैल्पी चेंज, छोटी सी लाइन लिख लो, थोड़ा समझ में आएगा, है ना। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि आपने इतना लिखा होगा, इस चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद क्या मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, क्या मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने आपको लिखा। ये वाला लिखने के बाद मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन एक बार दोबारा से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला गैस वाला एटम लिया, ये वाला लेने के बाद क्या मैंने X प्लस और E निकाला,
ई निकाला, ई निकालने के बाद आपको ये समझ में आ रही होगी कि हमेशा क्या रहती है, ऑब्जर्व रहती है, एनर्जी का क्या करती है, गेन करती है, मतलब एनर्जी को ऑब्जर्व करती है, ठीक है ना। ये वाला क्या है अपना आई का प्रोसेस है, ये काय का प्रोसेस है, अपना आई का प्रोसेस है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूँ, क्या एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ए वाला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ए इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ये हो गया। तो ये में मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि भैया ये रिलीज भी हो सकता है और ऑब्जर्व भी हो सकता है, क्या रिलीज भी हो सकता है, ऑब्जर्व भी हो सकता है। उसके बाद एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, इसके पीछे बताओ, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो ये वाला जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन एडिंग का, ये भैया एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता रिलीज्ड मतलब आपकी एनर्जी निकल रही है, मतलब एक्सोथर्मिक होता, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एनसीईआरटी में लिखा होता एक्सोथर्मिक ही होता है, ठीक है ना। लेकिन उसने लिखा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ही होता है, मतलब एलएनजी को, मतलब एनर्जी को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी किया जा रहा है। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं भैया, उसने तो लिख दिया सिंपल कि एक्सोथर्मिक होता है और एंडोथर्मिक होता है, ठीक है ना। अब बच्चा यहाँ पे समझ नहीं पाता कि भैया यहाँ तो रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। उसने 2 पॉइंट लिख दिया तो मतलब उसने समझा दिया पॉइंट, ठीक है ना। अब उसको डिटेल में पढ़ने की जिम्मेदारी अपनी बनती है ना। क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा कि मैंने एनसीईआरटी में लिखा था एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता है, ऐसा क्यों लिखा मैंने। एक्सोथर्मिक का तो आपको समझ में आ रहा है कि रिलीज हो रही है, लेकिन एंडोथर्मिक के लिए क्या एनर्जी का ऑब्जर्व भी करना पड़ रहा है ना। तो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये वाला हो गया। तो इसमें भैया एनसीईआरटी ने लिखा है, तो इस चक्कर में अपन लिख देंगे रिलीज भी हो सकता है और ऑब्जर्व भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें इसमें हो सकती है। ये वाली चीज़ आपने लिखी होगी, तो लिखने के बाद आपको थोड़ा सा है ना इसको रब करना पड़ेगा। ये मैंने रब किया, इसको इतना लिख लिया होगा ना आपने। अब लिखने के बाद देखो अगली चीज़ मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि भैया मैंने आपसे वहाँ पे पहले वाले जो आई पढ़ा, अपन ने क्या बोला था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या I1 बन रहा है, उसके बाद I2 बन रहा है, I3 बन रहा है। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है ना, इसमें भी ऐसा हो सकता है ना कि मैंने यहाँ पे बताया कि आपको एक इलेक्ट्रॉन ही गेन करना है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है ना। तो आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भैया क्या हो गया, E1 हो सकता है, ठीक है ना। E1 हो सकता है कि आपने जो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करे, मतलब सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो क्या E2 हो सकता है ना। उसके साथ ही क्या मैंने थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या E3 हो चुका ना। तो इसको मैं प्रोसेस के साथ समझाता हूँ आपको किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सा एटम लिया, ए लिया, ठीक है ना। गैस फॉर्म में लेना भैया, सारा ध्यान रख लेना, गैस फॉर्म में लेना, मैं लिखूंगा नहीं तभी समझ जाना आप। एक एटम लिया, एक एटम लेने के बाद क्या मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन को गेन कराऊं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं। क्या एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद भैया ये A- हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो क्या A- हो जाएगा। A- होने के बाद मान लो अगर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता हूँ, तो क्या A-2 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता हूँ, A-3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके नाम क्या होते हैं, नाम आपको बताया होगा। जैसे मैंने वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था तो I1 हो गया था, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो I2 हो गया था, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो मतलब थर्ड अटैक करा तो मैंने I3 हो गया था। इस तरह यहाँ पे चलना, यहाँ पे A1 A2 A3 चलेगा। तो देखो बहुत अच्छे समझना है ना, बहुत समझने की चीज़ है। जैसे मान ले मैंने एक एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, ठीक है ना। एक एटम में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, तो क्या भैया ये फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा, E1 बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये E1 किसका, ए का, मतलब E1 ए का हो गया ना। इसमें एक एटम जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो क्या E1 हो गया ए का। सिंपल है ना, इतना सब आपको समझ में आया होगा ना, बहुत ईजी में। उसके बाद जैसे अपन सेकंड वाले पे चलते हैं, सेकंड वाले पे चले अपन A- पे, ठीक है। अब A- मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, तो क्या इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या A-2 बन जाएगा। ये बन गया भैया A-2 बना हुआ है ना, A-2 बन गया। तो क्या मैं इसको लिख दूँ, लिख दूँ भैया E2 हुआ ना यहाँ पे, ठीक है ना, E2 हुआ। उसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में एक और इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड करने के बाद क्या ये बन गया, E3 बन गया। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत, है ना। E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, है ना। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, ये वाली चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भैया जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक एटम है, कि भैया जो एक एटम है, क्या एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा अपन ने, ठीक है ना। कि भैया जैसे मान लीजिए ये वाला एक एटम है, ठीक है ना, इस वाले एक एटम में क्या मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद यहाँ पे 1- में आ गया, तो उसको अपन ने बोला क्या, E1 कंप्लीट हो चुका अपना, E1 कंप्लीट हो चुका। तो ये वाला प्रोसेस तो आपको समझ में आया, ठीक है ना। उसके बाद क्या मैंने A-1 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो यहाँ पे A-2 बना। तो बनने के बाद एक चीज़ आपको समझ में आई कि जो E2 हो रहा है, ये किसका हो रहा है,
A2 हो रहा है जो किसका हो रहा है, A2 हो रहा है तो क्या भैया ए का हो रहा है, ये वाला 8 का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन -1 में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो भैया तो E1 ही हो गया ना। देखो मान लो यहाँ ए था, समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए मैंने एक एटम लिया सिंगल, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा मैंने, जोड़ने के बाद A-1 बन गया, मतलब E1 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या मैं ए में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, कि ए में मैं क्या 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, ये वाला अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया डायरेक्टली तो ए का क्या मतलब 2 एनर्जी होगी ना, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो E2 हो गया। E2 किसका हुआ भाई, ए का हुआ, ना कि A-1 का। A-1 का नहीं हुआ, क्योंकि A-1 में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, ए में हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड। कहाँ पे हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ए में, तो ये E2 हो गया, किसका हो गया, ए का हो गया, A-2 तक है, ठीक है ना आपको। उसके बाद अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, इसको रब करके मैं लिखता हूँ, उसके बाद अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे भैया, जैसे मान लीजिए कि E1 की बात करूँ मैं, E1 की हुई तो E1 तो किसका हुआ, A- का हुआ। इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें तो ऐड हुआ ना, A- था, यहाँ A-2 हो गया, A- था यहाँ से A-2 हो गया, तो मतलब भैया जो A- का था ना E1 तो इसका हुआ। आपसे पूछे E1 क्या होगा, तो आप बोलेंगे A- का, A- में 2 में गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या E1 हो गया। समझ में आया ना, बहुत ईजी में ये हो गया। तो इसका आप मेरे को बताएंगे क्या E3 किसका होगा, ये E3 किसका होगा, ये E3 तो भैया ए का हुआ, क्योंकि एक एटम है ए में 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े, 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद क्या A-3 हो गया, A-3 हो गया, मतलब E में क्या ए हो गया, ए का हो गया ना, E3 हो गया। उसके बाद जैसे मान ले मैं बात करूँ E2 की, ठीक है, मैं बात करूँ E2 की, तो E2 किस में हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जुड़ रहे हैं, कि A-2 में जुड़ रहे हैं या A-3 के लिए, नहीं A-2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे अपन तो A-3 हो गया, तो ये तो नहीं हुआ, क्या A-1 में हो गया, A-1 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो A-3 हो जाएगा, हाँ भैया सही है, A-1 का हो गया, E8 हो गया। उसके बाद क्या मैं बोलता हूँ E1 किसका है, E1 हुआ भैया, जैसे मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ठीक है ना, E1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही जोड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ेगा, A-2 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते से क्या हो जाएगा, A-3 हो गया ना, को इलेक्ट्रॉन गेन करा तो A-3 हो गया, तो इसको मैं लिख दूंगा भैया A-2 का हो गया। क्या इतना समझ में आया आपको, क्या आपको इतना समझ में आया, दोबारा समझो, नहीं दोबारा से पढ़ लेना आप, ठीक है ना। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला प्रोसेस, इसको समझने की चीज़ है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको रटना है, आपको इजी में आपको समझना है, बाकी ये चीज़ें बाद में आपको सब समझ में जाएगी, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये तो क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपकी अप्रोच बढ़ा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे कंसेप्ट में ला रहा हूँ आपको लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको फैक्टर समझाऊंगा, है ना, उसके बाद भी आपके क्वेश्चन होंगे 100% होंगे, लेकिन ये वाले कंसेप्ट समझेंगे ना तो और आगे का आपका लेवल बढ़ेगा और बहुत अच्छी आपको नॉलेज भी मिलेगी, मतलब अंदर क्या चल रहा है उसकी नॉलेज मिलेगी आपको। तो इस तरह से हो गया आपको, है ना। अब इसमें मैंने बात बार बार आपसे एक बोली कि एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, रिलीज करेगा, तो आपको थोड़ा सा है ना कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा होगा कि यार ऑब्जर्व एनर्जी, रिलीज एनर्जी, है ना, तो प्लस एनर्जी मतलब बताओ प्लस माइनस ऐसा चलेगा आगे, प्लस माइनस ऐसा चलेगा आगे, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगा। तो एक बहुत फंडा बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत बेसिक फंडा बता रहा हूँ आपको। जैसे ये वाली चीज़ आपको स्टार लगा के लिखना, जैसे मान लीजिए कोई भी एटम लिया, इसको याद करना आप, वहाँ पे ना प्लस माइनस में मत जाना, बस इतना याद करना जैसे मैं बता रहा हूँ। ये वाला कोई एटम लिया, ठीक है ना, ये वाला एटम लिया, इस वाले एटम में मान लीजिए बाहर से कोई एनर्जी ऐड हो रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एनर्जी ऐड हो रही है, ठीक है ना, तो एनर्जी ऐड हो रही है मतलब ये ऑब्जर्व कर रहा है ना, मतलब ये एनर्जी ले रहा है, तो क्या ऑब्जर्व करा इसने, क्या इसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद क्या इसकी एनर्जी बढ़ी। अब अभी मैं हूँ, ठीक है ना, मैं हूँ, अगर मैं बाहर से कुछ पैसे लेता हूँ, बाहर से कुछ पैसे लेता हूँ, मतलब एनर्जी ले रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ एनर्जी ले रहा हूँ, तो क्या मेरी एनर्जी बढ़ेगी, क्या मैं प्लस में जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा ना, कि मेरी एनर्जी बढ़ेगी, तो बढ़ रही है मतलब प्लस में जा रहा है, ठीक है ना। प्लस में कब जा रहा है, जब ये ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कर रहा है, एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब इसको ध्यान से रखना, इसको लिखना है ना, समझ लेना, मतलब मैं एनर्जी ले रहा हूँ, मतलब मैं एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आएंगे कि एनर्जी ऐड कर रहा है, मतलब एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना, तो इसमें प्लस माइनस का दिक्कत हो जाता है कि कहाँ प्लस लगाऊँ कहाँ माइनस लगाऊँ, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, एक गलती वाली सिली मिस्टेक वाली चीज़, बच्चे का इलेक्ट्रॉन रिमूविंग एडिंग में चले जाते हैं। जैसे मान ले इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो वहाँ पे प्लस आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करा, ऐड करने के बाद क्या होता है भैया माइनस आ जाता है, लेकिन वैसा उसको छोड़ो, यहाँ अलग सिस्टम है कि एनर्जी ले रहे हैं, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, मतलब प्लस में जा रहे हैं, तो मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके बाद इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे मान ले मैंने एनर्जी रिलीज किया, मतलब मेरा माइनस हुआ, ठीक है, तो उसका क्या होता है, रिलीज होता है, ऐसे लिख लेना ना, रिलीज लिखना है ना शॉर्ट में। माइनस किया मैंने, मतलब एनर्जी बाहर निकाली मेरी, तो माइनस का चिन्ह आएगा,
क्या, माइनस का साइन आएगा, माइनस के साथ मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है अपनी, क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब माइनस में जा रहा हूं मैं, एनर्जी मेरे पास आ रही तो क्या प्लस में जा रहा हूं मैं, क्या मैं एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा हूं। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया कि एनर्जी मैंने ऑब्जर्व करी मतलब मेरा प्लस हो गया, एनर्जी मैंने रिलीज करी मतलब मेरा माइनस हो गया। ठीक है, इतना समझना है, ये बहुत बेसिक फंडा है बेटा, इसको ध्यान से कर लेना आप। ठीक है, मिटा दो इसको, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और मैं देता हूँ आपको, जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सामने लिखा ए वाला एक गैस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें क्या मैं 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो डायरेक्ट ही M-3 में चला जाएगा, ये मतलब डायरेक्ट ही M-3 में चला जाएगा। मैंने आपको प्रोसेस बताया था एक का M-3 तक, मतलब इसमें 1 1 2 3 3 एनर्जी ऐड हुई है, क्या 3 एनर्जी लगाए, मतलब 3 बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करा तब जाके आया, तो मैंने डायरेक्ट 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इसमें कितनी एनर्जी आपको मिलेगी बीच में, एक तो EA1 मिलेगी, कौन कौन सी मिलेगी, EA1 मिलेगी, उसके बाद क्या EA2 भी मिलेगी आपको, उसके बाद क्या EA3 भी मिलेगी आपको, EA1 भी मिलेगी आपको, EA2 भी मिलेगी आपको, EA3 भी मिलेगी आपको, दोनों मिलेगी आपको, तीनों मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो ये वाला प्रोसेस ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे आ जाए ना तो इस तरह भी, ये वाली चीज़ें भैया क्वेश्चन में डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट पूछी जाती है, मैं आपको डायरेक्ट वो चीज़ें बता रहा हूँ क्वेश्चन वाले फॉर्म में भी। ठीक है ना, कंसेप्ट तो सिखा ही रहा हूँ आपको, कंसेप्ट के साथ ये वाली चीज़ें भी सिखा रहा हूँ, तो क्योंकि कभी कभी कंसेप्ट भूल भी गए आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन करके क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इतना सब कुछ आपने पढ़ा है, इतना सब कुछ आपने पढ़ा है, तो एक चीज़ मैं आपको से पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपसे बोला था भैया जो ये इलेक्ट्रॉन एडिंग का जो प्रोसेस होता है वो कभी एंडोथर्मिक होता है, कभी एक्सोथर्मिक होता है, तो इसके पीछे कैसे क्या होता है, तो एक ध्यान रखना भैया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होना एक वो किस पे चलता है कि मतलब जैसे एलिमेंट चेंज होगा ना, बताया ना मैंने आपको, एलिमेंट चेंज मतलब डिपेंड ऑन एलिमेंट, किस पे डिपेंड होता है, एलिमेंट पे डिपेंड होता है, मतलब एलिमेंट बदल रहा है तो कभी एंडोथर्मिक हो जाएगा, कभी एलिमेंट बदल रहा है तो कभी एक्सोथर्मिक हो जाएगा, इस तरह से प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद अपन सेकंड नंबर पे है ना एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ईजी वे में। ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी बात क्या हुई थी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हुई थी, उसके बाद मैंने आपको डेल्टा ECG बताया था, है ना, ये वाली चीज़ बताई थी ना मैंने वहाँ पे एक चीज़ समझाई थी आपको, ए और डेल्टा ECG में क्या डिफरेंस होता है, उनका जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, मतलब एनर्जी चेंज में वो डिफरेंस आता है, मतलब वो नेगेटिव हो जाती है चीज़ें। मान लो ए पॉजिटिव जा रहा है, साइन का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव जा रहा है तो ये डेल्टा ECG बोलेंगे अपन, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, एक्स लिया, ठीक है, एक्स लेने के बाद क्या मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या ये प्रोसेस हो जाएगा, है ना, कि यहाँ पे X-1 हो जाएगा, क्या ये गैस है, बिल्कुल हो गया। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसकी जो एनर्जी है भैया, इनकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है, मान लो इसकी या इसके किसी भी, ठीक है ना, मान लो एनर्जी आ रहा है 200, ठीक है, इसका जो एनर्जी 200 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात कर दूंगा भैया डेल्टा Hg1, ठीक है ना, Hg1 ही होना मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो है ना, तो इसका क्या हुआ है 200 तो रहेगा, ऐसे सेम रहेगा, लेकिन इस पर क्या माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंजेज आ जाएगा ना, क्योंकि 200 का चेंज हो रहा है इनके बीच में, मतलब माइनस हो रहा है, मतलब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी मतलब रिलीज हो रही है, माइनस का मतलब एनर्जी मतलब रिलीज हुई, -200 मतलब कम हो गया ना, क्या कम हो गया ना, एनर्जी निकली है मतलब एनर्जी कम हो गया, मतलब माइनस में गया मामला। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इस तरह से आपको चीज़ें चलेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए एंडोथर्मिक होता है, किसी का एक्सोथर्मिक होता है, तो भैया एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मेनली जो चीज़ें होती है ना इसमें रिलीज होती है। ठीक है ना, बताया ना मैंने, जो एडिंग का प्रोसेस में एनर्जी रिलीज ही होगी मैक्सिमम, ठीक है ना, रेगुलरली तो होती है ना, उसके बाद भी कोई से एलिमेंट होते हैं, कोई से एलिमेंट होते हैं जिनकी एनर्जी ऑब्जर्व होती है। ठीक है ना, मतलब एंडोथर्मिक होती है तो कहाँ पे होती है, कुछ चीज़ें मैं बताऊँ, 2-3 चीज़ें वो वहाँ पे होती है, बाकी टाइम तो रिलीज ही होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट लिख देना, एक स्टार पॉइंट लिख देना, स्टार पॉइंट करके लिखने से बोलता हूँ भैया, जैसे मान लीजिए अपने पास है इनर्ट गैस, एक तो इनर्ट गैस हो गया, उसके बाद एक हो गया सेकंड है मतलब इस ब्लॉक का होता है ना बेरिलियम Mg वगैरह Ca वगैरह BMg CSR है, ठीक है ना, ये वाला हो गया। उसके बाद अपन चलेंगे डी ब्लॉक में जाने के बाद ZnCd Hg वाला पोर्सन है, लास्ट वाला दिख रहा है ना आपको, है ना, दिख रहा है आपको 30 वाला, ठीक है ना, ZnCd Hg है ना, 30 से स्टार्ट हो रहा है, ZnCd Hg लास्ट का डी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप, ठीक है ना, उसको बोलते हैं भैया सेकंड बी, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सेकंड बी, ये वाला बोलते हैं उसको सेकंड बी, है ना। ठीक है, 3 वाली चीज़ें पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 वाली चीज़ें हैं, मतलब 3 ग्रुप्स मैंने आपको बताएं, इनको बताने के बाद इन्हीं तीनों की क्या एनर्जी ऑब्जर्व होती है,
क्या एनर्जी ऑब्जर्व होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका जो स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। क्या इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो इनकी एनर्जी ऑब्जर्व होगी, मतलब एनर्जी को अफसोस करेंगे, ये अपनी तरफ एनर्जी को लेंगे, मतलब इनकी एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, इनकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, मतलब एनर्जी को ले रहे हैं तो लेने के बाद क्या एनर्जी इनकी पॉजिटिव हो जाएगी। बोला एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, बिल्कुल समझ में आया ना आप लोगों को। ड्यू टू है ना। इसके बाद मैं एक लाइन लिखता हूँ, इसके बाद ये तो समझाने वाली बात थी, बाकी एक लाइन लिखता हूँ, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है भैया ड्यू टू स्टेबल, इसको लिखना है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, ठीक है। ये वाला हो गया चीज़ है ना, और प्लस का मतलब हो गया ना, ऑब्जर्व हो गया ना, ये ऑब्जर्व हो गया, ठीक है। ये वाली लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है ना, ये तीनों याद करनी है। इनर्ट गैस है, सेकंड है, ठीक है, और सेकंड बी है, सेकंड बी है, ठीक है ना। और आपको ये पता होना चाहिए सेकंड है कौन सा है, सेकंड बी कौन सा है, ठीक है ना। सेकंड है सेकंड बी होने के बाद ऐसा नहीं चल जाओ आप कहीं और चल जाओ, ठीक है ना, यहीं जाना भैया। जो डी ब्लॉक का जो लास्ट है ना, वो वाला इसको बोलते हैं, ये वाला चीज़ रखना। ये वाला अगर आपने कर ही लिया तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या, इन विच, लिखो, इन विच प्रोसेस, बताना मेरे को, इन विच प्रोसेस एनर्जी रिलीज्ड, इन विच प्रोसेस एनर्जी रिलीज, मतलब एनर्जी रिलीज कहाँ पे हो रही है, कौन सा प्रोसेस, 3-4 प्रोसेस लिखता हूँ मैं नीचे, उसमें बताना आपको एनर्जी कहाँ पे रिलीज हो रही है। ध्यान रखना कि एनर्जी आपको अगर ऑब्जर्व हो रही है, रिलीज हो रही है, दोनों चीज़ों में आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एन से जा रहा भैया, एन माइनस में जा रहा है, उसके बाद सेकेंड वाला जो लिया मैंने वो जा रहा है भैया बेरिलियम से जा रहा है, ये बेरिलियम माइनस में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने थर्ड वाला लिया तो ये जा रहा है भैया जेड से जा रहा है, जेड -1 में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने फोर्थ वाला लिया, वो लिया मैंने भैया एच से जा रहा है, H-1 में जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या आप मेरे को बताएंगे किस में एनर्जी रिलीज हो रही है। आप बोलेंगे भैया एन से एन -1 मतलब ये हो रहा है, इसमें भी ये हो रहा है, ठीक है ना, इसमें भी ये हो रहा है, 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 तो क्या भैया मैं आंसर लगा दूँ 4 नहीं, मतलब चारों आंसर लगा दूँ मैं, चारों आंसर ठीक हो जाएंगे क्या, तो भैया 5वां नंबर का आंसर दो, ऑल। क्या ये ऑल हो जाएगा, क्या है ऑल हो जाएगा। लेकिन कुछ समझदार बच्चे होंगे आप है ना, आपकी तरह, तो बोलेंगे क्या कि भैया ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, इसको मिटा रहो। मैंने कहा क्यों गलत है, क्योंकि सारों में ये हो रहा है, फिर भी क्या एनर्जी रिलीज होगी या ऑब्जर्व होगी। मैंने बोला रिलीज होगी ना, रिलीज तो होती ही है ना, ई में होती है ना। तो आप बोलेंगे कि भैया ये वाला जो एन ई है, तो एन ई तो क्या भैया जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है, तो भैया ये वाला तो इसमें तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं, इसका तो एनर्जी ऑब्जर्व होगा। क्या होगा, इसका एनर्जी ऑब्जर्व होगा, मतलब ये पॉजिटिव में जाएगा। और ये भी क्या होगा, बेरिलियम का बोलेंगे तो भैया ये भी क्या एनर्जी का क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। उसके बाद वापस जेड की बात आएगी तो जेड में वही सेम थिंग हो रही है कि यहाँ पे प्लस जाएगा, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो आंसर कौन सा जाएगा, 4th जाएगा भैया अपना आंसर से क्या जाएगा, 4th जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतनी सारी चीज़ों को समझ के चलना। तो इसके बाद क्या एक छोटा सा बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन और करो आप, इन विच, चलो इसको है ना, चलो इसको क्या है इसमें लिख लो आप, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन इसका सेकंड, ये फर्स्ट लिख दो, इसको सेकंड वाला दे दो, प्रोसेस ये रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने दिया एम जी माइनस दिया, उसके बाद दिया मैंने जेड एन माइनस दिया, उसके बाद मैंने दिया ऑर्गन से ऑर्गन माइनस दिया, उसके बाद मैंने दिया फॉस्फोरस से पी माइनस दिया, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी भैया, जो बेरिलियम था, बेरिलियम के लिए क्या एम जी आता है, एम जी आने के बाद वो भी सेम हो गया ना, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा, इसमें ऑब्जर्व होगा। क्या ऑब्जर्व होगा, मतलब ये गलत है। जेडएन वाला आपको समझाया है सही मैंने। उसके बाद क्या ऑर्गन वाला आपको समझ में आता है, हीलियम के बाद नियोन, नियोन के बाद क्या आता है, नियोन के बाद ऑर्गन आता है ना, मतलब ये भी स्टेबल में चला गया। इसके बाद ये जाने के बाद क्या पीपी भी आपको लग रहा हो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, ठीक है ना, ये भी जा रहा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन भैया यहाँ पे क्या कुछ इसके पीछे बहुत रीजन होते हैं, ठीक है ना। रीजन आप एक्सेप्शन सोल्व या रीजन सोच लो, कुछ भी रीजन होते हैं, बहुत सारा लंबा है, उसको मैं बताऊंगा नहीं। ये बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है जो आपको कभी कभी डायरेक्ट देखेगा। तो भैया इसमें क्या होता है, इसमें है ना, मतलब ये क्या करता है, एनर्जी ऑब्जर्व तो करता ही है मैक्सिमम, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट, मतलब इतना सा है ना, इतना ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, इतना ऑब्जर्व कर रहा है, तो इतना सा अमाउंट क्या करता है, ये रिलीज कर देता है, मतलब माइनस कर देता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका आंसर पी जाएगा, है ना। थोड़ा सा करता है, ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा सा करता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका आंसर ये वाला चला जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद क्या आपको ये वाला समझ में आया, ये वाला समझ में आया, तो अगला जो एक मैं आपको
एक एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको x-2, ठीक है ना। x-2 में क्या मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा। अब ये का एक एग्जांपल लिखिए, जैसे मान लीजिए मैंने x लिया, ठीक है ना, गैसेस फॉर्म में लिया। गैसेस फॉर्म में लेने के बाद क्या मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड करा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या भैया x-2 बन जाएगा। ये x-2 बन जाएगा, मतलब ये क्या था, E2 हो गया। मैंने आपसे बताया ना, मैंने आपको बताया ना कि भैया जो E1 है वो तो ऑब्जर्व या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, रिलीज भी कर सकता है। लेकिन जो E2 है, E2 हो ना, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि भैया जो पॉली एनायन बन रहे हैं ना, ये मतलब जो E2 E3, ठीक है ना, मतलब डेल्टा He2 हो गया ना, ये वाला प्रोसेस जो भी होगा ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये हमेशा ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ध्यान रख लेना, ये बहुत कंसेप्ट वाली चीज़ है कि जैसे मान ले फर्स्ट वाला डेल्टा Eg1 मतलब E1 बताया तो रिलीज भी हो सकता है, ऑब्जर्व भी हो सकता है। पोली एनाइन वाली क्या बात है, पोली एनाइन वाली मतलब डेल्टा Ag2 3 वगैरह होता है ना, A2 A3 वगैरह, तो ये हमें तक पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव कैसे होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, ये माइनस आ रहा है, ठीक है। ये वाला क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। ये वाला भी माइनस आ रहा है। क्या दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, तो इनके बीच में क्या रिपल्सन होगा, क्या इनके बीच में रिपल्सन होगा। सेम सेम आपको पढ़ा होगा, सेम सेम चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या इनके बीच अट्रैक्शन होगा, होता है ना सेम जेंडर में। अगर आपका सेम सेम जेंडर है तो आप दोनों के मतलब रिपल्सन होता है इन चीज़ों में, दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपोजिट जेंडर अगर मिल रहा है तो आपको पास आने की इच्छा होती है, आप पास आने का फील करते हो, मतलब अट्रैक्शन फील करते हो, होता है ना बेटा, आप अट्रैक्शन फील करते हो, होता है ना। तो इस तरह से क्या ये माइनस माइनस दोनों है, माइनस माइनस होने के बीच में क्या रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा। तो क्या दूर जाने पे, दूर जाने के लिए इनको बीच में कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझना, प्रोसेस समझा रहा हूं मैं, केवल याद करने की चीज़ है ना, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं अपना कंसेप्ट बना रहा हूँ। जब मान लीजिए कोई दो लोग पास आएंगे तो पास आने के बाद तो क्या उनकी एनर्जी मतलब उनको वाइब सेम मिलानी होगी, मतलब एनर्जी रिलीज करेंगे वो, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज करेंगे वो। क्या कुछ लोगों को दूर करना होगा, आपको दूर लगाना होगा, तो क्या धक्का मारेंगे आप उनको, भेजिए, ठीक है ना। तो क्या आप एनर्जी लगाएंगे, मतलब आपकी एनर्जी, मतलब आपको एनर्जी लगा रहे हैं आप, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, मतलब आप एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, एनर्जी लेंगे तभी तो इसको धक्का मार के भेज सकेंगे आप दूर की तरफ, है ना। तो क्या एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, माइनस माइनस हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या रिपल्सन होगा। रिपल्स होने के बाद क्या है, आपको एनर्जी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा तो क्या वो प्लस में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो प्लस में आ जाएगा मतलब एनर्जी ऑब्जर्व हो जाएगी। तो ऐसे भैया जो x2 x-3 x-4 जो भी बनेगा ना पोली में, पोली एनाइन जो भी बनेगा वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब एनर्जी ऑब्जर्व ही होगी, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोसेस यही समझा रहा है आप लोगों को, देखो यहाँ पे यही चीज़ आ रही है, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी बेस पे एक क्वेश्चन देता हूँ। एक चीज़ तो आपको समझ में आई ना कि जैसे E1 होता है, ठीक है ना, या फिर डेल्टा Hg1 होता है, ठीक है ना, ये तो क्या होता है, नेगेटिव होता है हमेशा। क्या होता है, नेगेटिव होता है, मैंने बताया ना, उनको छोड़ के, किनको छोड़ के, दो तीन चीज़ें मैंने बताई ना आप लोगों को, याद देखो ये देखो, ये बताया मैंने, इनर्ट गैस, ये वाली चीज़ें, इन चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी अलावा तो इनके बाकी अलावा तो क्या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है ये डेल्टा Ag1 में, ठीक है ना। लेकिन 2 की बात करें, 3 की बात करें तो वहाँ तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वहाँ तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या इसके बीच में एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं कि डेल्टा Ag1, ठीक है, और ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकालना रेस्पेक्टिवली है ना, कुछ भी लिख लो, मतलब डेल्टा Ag1 डेल्टा Ag2 ऑक्सीजन का निकालना है। मतलब आपको यहाँ पर 4 वैल्यू दी गई होगी, है ना, आपको निकालना कैसे, वैल्यू दी है, वैल्यू आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। वैल्यू जैसे मान लीजिए यहाँ पे दी गई है 200 और इसका दिया है -800, ठीक है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। और इसका दिया है जैसे मान लीजिए प्लस प्लस ले लेता हूँ दोनों को, एक माइनस लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोनों को ले लेता हूँ, एक प्लस ले लेता हूँ, दूसरा भी प्लस ले लेता हूँ, ये 800, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस प्लस हो गया, तो अब एक माइनस ले लेता हूँ। माइनस लेने के बाद क्या, ये प्लस वाला ले लेता हूँ, ये प्लस वाला ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक आइडिया लगाओ कि भैया जो डेल्टा Hg1 है, क्या डेल्टा Hg1 होता है भैया हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। और जो Hg2 होता है, मतलब 2 वाला, पोली वाला हो गया ना, 2, ये देखो ये वाला, तो क्या ये पॉजिटिव होगा हमेशा। में देख के इसमें इसमें देख इसकी वैल्यू माइनस में प्लस में कहाँ पे आ रही है, देखो डेल्टा H1 माइनस में राइट है, ये भी माइनस में आएगा, क्या गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस में आएगा, क्या गलत हो जाएगा, क्या ये प्लस में आ रहा है, सही हो जाएगा, ये क्या ये सही हो जाएगा, राइट है। लेकिन क्या ये माइनस में आना चाहिए, देखो डेल्टा Hg1 माइनस में, तो क्या माइनस में आना चाहिए Hg1 की वैल्यू, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या ये माइनस में आना चाहिए, राइट है, क्या ये प्लस में आना चाहिए, राइट है, मतलब ये वाला आंसर लग जाएगा।
समझ में आया ना, बेसिक चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगी। मतलब ये वाला जो मैंने प्रोसेस समझाया ना आपको, x माइनस वाला और x माइनस 2 वाला, मतलब ये हमेशा नेगेटिव रहेगा और ये वाला पॉजिटिव रहेगा। मतलब इसके बाद जो -3 वगैरह चीज़ें आएगी ना वो भी पॉजिटिव में जाएगी। अगर ये वाली चीज़ अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई तो आप डायरेक्ट एक लाइन लिख लेंगे, डायरेक्ट आप एक लाइन लिख लेंगे, क्योंकि आपको इतना सारा कंसेप्ट समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, केवल क्लास के लिए, ठीक है, केवल क्लास के लिए। लेकिन एग्जाम के लिए कंसेप्ट ध्यान नहीं होते बेटा, एग्जाम के लिए कंसेप्ट ध्यान नहीं होते हैं भाई, ठीक है। इसके लिए आपको लाइन्स लिखनी होती है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें दिमाग में हमेशा के लिए फिट करनी होती है। देखो जैसे मान लीजिए एक लाइन है डेल्टा Hg1, उसके बाद डेल्टा Hg2, उसके बाद डेल्टा Hg3, ठीक है। अगर ये 1 2 3 4 भी आ जाए ना तभी चलेगा, 1 2 3 चल रहा है तो भैया ये हमेशा याद रखना, ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए, जैसे मैं समझाता हूँ इसको, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने एक्स लिया, एक्स लेने के बाद क्या x माइनस 1 बनेगा, उसके बाद क्या x माइनस 2 बनेगा, उसके बाद क्या x माइनस 3 बनेगा, उसके बाद क्या x माइनस 4 बनेगा। ये बनने के बाद देखो यहाँ पे तो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, मतलब जेंडर क्या हो रहे हैं, जेंडर क्या हो रहे हैं, जेंडर अपोजिट आ रहे हैं ना। अपोजिट आने के बाद क्या रिप्लेशन हो गया, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ तो एनर्जी माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस माइनस आ गया, ठीक है, ये माइनस माइनस आ गया तो यहाँ वापस रिपल्सन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे रिपल्सन जाएगा, वापस से माइनस माइनस आ गया, यहाँ पे रिपल्सन, वो भी यहाँ पे वही चलता रहेगा। तो मतलब यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव का चलेगा सारा था। ये वाला देखना, एनर्जी ऑलवेज, ये जो मैंने आपको लाइन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको समझो, इसको याद रखोगे ना, सारे क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे आपके, ऐसे निकलेंगे चुटकियों में, ठीक है ना, जैसे करेंगे। उसके बाद देखो एक लाइन इसकी जो थ्योरी में है ना, थ्योरी की लिख देता हूँ मैं, लिखो फॉर्मेशन ऑफ फोली, इसका थ्योरी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसका यहाँ पे कभी कभी समझ में नहीं आएगा, आपको लिख लेना, क्योंकि बच्चों को कभी क्या कंसेप्ट समझ में नहीं आता ना, डायरेक्ट लिखी हुई तो थ्योरी पढ़ते हो, है ना। फॉर्मेशन ऑफ पोली एनाइन, एनाइन ही बन रहे ना, पोली एनाइन। देखे जैसे मान लीजिए कोई से भी x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। अब आप बोल रहे हो भैया आप हमें समझ में आ गया था, यहाँ पे आपके लिखवा रहे हो कि भैया आपको समझ में आएगा, लेकिन बाकी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, उनके लिए लाइन लिखवा रहा हूँ। क्योंकि एक टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो उसको एक ही बच्चे को देख के काम नहीं करना होता है, उनको क्या जीरो से वाला जो बच्चा है उसको समझ में आना चाहिए, और जो सबसे टॉप लेवल का बच्चा है उसको समझ में आना चाहिए। मतलब उसको उठा के वहाँ तक लाना होता है, मतलब सबको इक्वल लेके चलना पड़ता है ना। तो मेरे को सब कुछ पढ़ाना पड़ता है, आपको क्या पढ़ना है वो डिपेंड आपको करना है, मतलब उसके हिसाब से आप चलेगा। लेकिन मेरे को क्या पढ़ाना है, मैं सबके लिए पढ़ाऊंगा, मतलब सभी को बच्चों को देख के पढ़ाना होता है मेरे को, इसलिए मैं चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फोली एनाइन, जैसे x2 x2 माइनस x4, ये इसको लिख देंगे ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ऑब्जर्व होता है, मतलब ये ऑब्जर्व मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ लिखी आपने, बहुत अच्छी है। उसके बाद है ना, उसके बाद देखो ये वाला तो आपका कंसेप्ट का काम खत्म हो गया, समझ में आ गया ना आपको। कंसेप्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी क्या रिलीज हो रही है। कभी कभी ऑब्जर्व होती है, ऑब्जर्व किस में होती है, इनर्ट गैस में होती है, सेकंड ए में होती है और सेकंड बी में होती है, ठीक है ना, इतना सा ध्यान रखो। उसके बाद अपन कुछ फैक्टर लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे अपन, कुछ फैक्टर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये किस पे डिपेंड करता है, 1 साइज पे करता, 1 साइज पे करता, ठीक है ना। उसके बाद ये किस पे डिपेंड करता है, 1 साइज मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद ये के एक और लिखो, ये होता है जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनली, ठीक ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है। मतलब साइज आ रहा है, पास आ रहा है, छोटी साइज आ रही है ना, तो छोटी साइज पे क्या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होता है, मतलब ये ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये वाले दो प्रोसेस है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये दोनों प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा। ये वाला चीज़ समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, Cl जाएंगे अपन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जाएंगे, कि नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या ये घटेगा, बिल्कुल याद रख लेना, ये घटेगा, ये घट जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना, इस तरह घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार देखो इसका प्रोसेस क्या होता है। जैसे कोई एटम है, क्या एटम है कि अगर मान ले जो पास वाला एटम होगा, मतलब छोटी साइज का सबसे ज़्यादा होगा ना, इसमें ये तो बताया ना कि भैया साइज बढ़ने पे घट रहा है, मतलब साइज इधर नीचे जा रही बढ़ रही तो घट रहा है, मतलब इसका सबसे कम होगा, छोटे वाले का सबसे ज़्यादा होगा। मतलब ये वाला एटम है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो सबसे पास का इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे पास का इलेक्ट्रॉन होगा, इसको क्या ये टाइटली होल्ड रखेगा, मतलब स्ट्रॉन्गली होल्ड रखेगा, स्ट्रॉन्गली होल्ड रखेगा, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ना, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ना, इसलिए भैया जो छोटा वाला होता है ना उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये वाला चीज़ आपको रखना पड़ेगा। ये 2 फैक्टर हो गए। उसके बाद जो थर्ड नंबर का जो फैक्टर है, इसके बाद जो थर्ड नंबर का फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिखना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि भैया जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको लिखो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो इसको लिखो, इसमें एक लाइन लिखो, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका मैं कि जैसे मान ले इनर्ट गैस है, क्या इनर्ट गैस है, उसके बाद क्या सेकंड ए वाला है, ठीक है ना, उसके बाद थर्ड भी है,
ये बताया था मैंने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अपने क्वेश्चन में भैया ये दोनों ही आते हैं, ये दोनों ही आते हैं, ये वाला कभी भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसको काट के रखो, बस लिख दो, लेकिन इसको काट के रखो थोड़ा सा, है ना। इसमें क्वेश्चन नहीं आते, इसको लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन थोड़ा का क्या था, हैज इनट गेट, सेकेंड या थर्ड में हैज वेरी वेरी मतलब ऑलमोस्ट जीरो रखते हैं, ऑलमोस्ट जीरो ई एन, जीरो ई ए, ऑलमोस्ट जीरो ई ए, ठीक है। क्या ऑलमोस्ट जीरो ई ए मतलब मैंने क्या बोला, जो इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है इन तीनों चीज़ों का, इनका जो ई की जो वैल्यू होती है ना वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम मतलब ऐसे मान लो कि वो जीरो ही है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कोई भी एटम आ रहा है तो उसको भैया उसकी ई सबसे कम होती है, मतलब हमेशा सबसे पीछे रखना है उसको, क्या ये सबसे पीछे रखना है, मतलब सबसे कम होता है। लेकिन आई क्या था, आई सबसे ज़्यादा था, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी सबसे ज़्यादा लगानी पड़ती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा किसका, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का, ये वाला पॉइंट था। उसके बाद ई में क्या उसका अपोजिट हो गया, जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा सबसे पीछे होगा, मतलब सबसे छोटा होगा, मतलब उसका ई बहुत कम होगा, मतलब जीरो के बराबर ही होगा। क्या ये वाला हो गया। इसका रीजन क्या है, रीजन वही है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये वाला चीज़ मैंने पहले भी लिखा है, ये दोबारा लिख लो, ये वाली ठीक चीज़ है ना। उसके बाद जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या, एक आपको समरी देता हूँ मैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल करेंगे, पहले एक समरी देता हूँ आपको कि देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है भैया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, ठीक है ना। क्योंकि अपन तीन चीज़ पढ़ेंगे, एक तो आपने पढ़ा आई पढ़ा, ये अपन पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ ई एन चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीन चीज़ें होती है ना। तीनों चीज़ें क्या होती है, तीनों चीज़ों में इनको बच्चों को बहुत दिक्कत आती है दोनों में, किसका क्या करे। और मेन दिक्कत कहाँ होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा तो बच्चों को पता नहीं चलता कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला एटम में किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। मतलब आई में तो बच्चों को क्या मैक्सिमम लगाना होता है, और जो ई है ये में आप बच्चों को मिनिमम लगाना होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा एक टेबल बना के दूंगा, मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, आपके पास क्या आया, आपके पास आया भैया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ लिख देता हूँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, ठीक है। तो तीन चीज़ें चल रही है इस पर, तीन चीज़ इस पर डिपेंड हो रही है। तीन चीज़ें कौन सी हो रही है, एक तो ई हो रही है जो भी पढ़ रहे हैं, इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा, इसके पहले अपन ने पढ़ा आई, और उसके बाद अपन थर्ड नंबर का जो पॉइंट पढ़ेंगे ना अगली क्लासों में, वो क्या पढ़ेंगे, ई एन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब तीन चीज़ें डिपेंड करती है। तो इनके पीछे एक रीज़न लिखना कि भैया जो आई है, यहाँ लिख लो कि जो आई है इसमें जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला जो एटम होगा इसकी जो वैल्यू होगी भैया सबसे हाई होगी, आई में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद ई में क्या होता, सबसे मिनिमम होता, बताया ना मैंने, आपको भी बताया ना मैंने, देखो ये जीरो होता, लगभग जीरो के बराबर होता, मतलब सबसे बेक में आता, ई जीरो होता। वो जो ई एन है बेटा, ई एन इस पर डिपेंड ही नहीं करता, क्या ई एन इस पर डिपेंड ही नहीं करता, मतलब अनअफेक्टेड होता है। क्या लिखूँ मैं इसका, अनअफेक्टेड लिखता हूँ, A ये अनअफेक्टेड हो गया, मतलब ये डिपेंड नहीं करता। मतलब ई एन खा रहा है तो ई एन में तो जैसे साइज है साइज के हिसाब से चलेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन आई और ये आ जाए तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो याद रखना भैया, याद रखना, पहले अपन ने क्या पढ़ा था, आई पढ़ा था। आई में मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब मैक्सिमम होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले का आई मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये मिनिमम होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम का। ये वाला प्रोसेस है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लिया मैंने लिया बोरोन वाला BCNOF, ठीक है। ये पांच चीज़ें मैंने लेने के बाद क्या, इसका मैं एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, इसका मैं क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ, इसका कितना होता, 2p1 होता, इसका क्या 2p2 होता, इसका क्या 2p3 होता, इसका क्या 2p4 होता, इसका क्या 2p5 होता। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिखा। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आयु का ऑर्डर लिखूँगा, ठीक है ना। इसके नीचे लिख रहा हूँ ना, आई का लिखूंगा। तो एक चीज़ आपको पता होगी, आई में क्या होता, आई में एक चीज़ आपको पता होगी ना कि भैया जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो वाला एटम होता है, क्या वो सबसे मैक्सिमम होता है, क्या वो सबसे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम तो होता है। लेकिन मैक्सिमम वो किससे होता है, सबसे मैक्सिमम नहीं होता है। वो मैक्सिमम होता है एडजेसेंट एलिमेंट होता है ना, मतलब जो नज़दीकी मतलब पास वाला जो एलिमेंट होता है उससे ज़्यादा होता है, ना कि सभी से ज़्यादा, है ना। ये वाली चीज़ मैंने बताई थी ना, सबसे ज़्यादा नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये आई वाला आ गया, तो इसमें इसका क्या प्रोसेस रहेगा, जैसे मान लीजिए अपन जा रहे हैं BCNO, मतलब एलोंग द पीरियड जा रहे हैं ना, तो एलोंग द पीरियड जा रहे हैं अपन, तो क्या एफ की तरफ जाएंगे तो क्या इसकी साइज घटेगी, साइज घटने पर क्या ये बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा, एफ का आ जाएगा। अलग पेन से लिख लेता हूँ, एफ का आ जाएगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा एफ का आ गया। एफ के बाद क्या ऑक्सीजन का आएगा,
या नाइट्रोजन का आएगा। तो अब इन दोनों में क्या एडजसेंट हो गया ना ये वाला, तो भैया ऑक्सीजन का थोड़ा कम होगा एन से, मतलब एन का ज़्यादा आ जाएगा तो एन आ जाएगा। एन के बाद क्या ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आने के बाद तो क्या सी भी तो आना ही, ये बहुत ईजी है, ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ऑर्डर ये वाला हो गया, बिल्कुल हो गया ना। अब अगर अपन जाएंगे भैया इस वाली चीज़ में, तो इस वाली चीज़ में आपको एक चीज़ पता चली होगी मैंने कि इसमें तो क्या एडजस्टेंट से ज़्यादा होता है, लेकिन ये में क्या होता है जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबसे कम ही होता है, मतलब जीरो बताया ना मैंने आपको, बिल्कुल जीरो होता है, मतलब सबसे बाद में आएगा, वो बिल्कुल बाद में आएगा। तो इसका लिखेंगे अपना ऑर्डर, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो एफ आ जाएगा, एफ के बाद ओ आ जाएगा, ओ के बाद एन तो पीछे पीछे गया, ठीक है ना, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद एन आ जाएगा, ये वाला प्रोसेस है। इजी है ना, इसी तरह समझ आएगा। और ये तो क्या इफेक्ट ही नहीं करता, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो साइज़ का ऑर्डर है, मतलब जो सबसे छोटा होगा लास्ट में उसका ई एन मैक्सिमम होगा, क्योंकि ई एन की भी डिपेंड इस पर करता है ना, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं क्या यूनिवर्सली पर्पज में होती है साइज़ के, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या वो आ जाते हैं एक्सेप्शन वगैरह, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया इस चीज़ें, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें तो डायरेक्ट अपन वही लिखेंगे FON, ठीक है, FON, उसके बाद C, उसके बाद B, ये वाला चलेगा। इसको ध्यान से रखना, थोड़ा सा समझ के सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आया होगा, ये वाला समझ में आया होगा, आपने राइट भी करा होगा। राइट करने के बाद क्या देखो, 2-3 एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, इसमें अच्छा समझ में आएगा आपको। 2-3 एग्जाम्पल समझाता हूँ EA के, ठीक है ना। EA पढ़ रहे हैं ना अपन, EA पढ़ रहे हैं अपन, तो EA का लेंगे अपन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया भैया, आपको दिया S दिया है ना, S, जैसे मान लीजिए मैंने S दिया, उसके बाद क्लोरीन दिया, उसके फॉस्फोरस दिया, ऑर्गन दिया, उसके बाद सिलिकॉन दिया मैंने आपको। देने के बाद सबसे पहले अपना क्या हो रहता है भैया, अपन को सबसे पहले अरेंज करना है, इनको क्या करना है, अरेंज करना है। मैंने बोला था ना अरेंज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी रिजल्ट हो जाएगा, अरेंज नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को क्या अरेंज करके करना नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कार्बन वाला आएगा प्रोसेस, ठीक है ना, तो सिलिकॉन सबसे पहले आएगा, सिलिकॉन के बाद क्या फास्फोरस आएगा, उसके बाद क्या सल्फर आएगा, उसके बाद क्या क्लोरीन आएगा, क्लोरीन के बाद क्या ऑर्गन आएगा, ठीक है ना। ये वाला प्रोसेस है ना, मतलब ग्रुप में जा रहे हैं ना अपन, सॉरी अपन पीरियड में जा रहे हैं ना, तो पीरियड में जाने के बाद ये वाला ऑर्डर आएगा। ये वाला ऑर्डर के होने के बाद सबसे पहले अपन क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या इसका कार्बन वाला है, ठीक है ना, तो इसका 3p2 हो जाएगा, क्या इसका 3p3 हो जाएगा, क्या इसका 3p4 हो जाएगा, क्या इसका 3p5 हो जाएगा, क्या इसका 3p6 हो जाएगा। तो इन तीनों में आपको एक चीज़ कॉमन लगी होगी, कि भैया क्या आपको एक चीज़ लगी होगी कि ये वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें तो सबसे लास्ट में जाती, सबसे कम होता ना, तो इसमें सबसे मैक्सिमम किसका होगा, सबसे मैक्सिमम होगा इधर पीछे से आएंगे ना अपन, साइज घट रही है तो इधर से आएंगे ना, तो क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का आपको सबसे मैक्सिमम क्लोरीन का हो गया। क्लोरीन के बाद किसका होगा भैया, सल्फर का आएगा, सल्फर का आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या पी का आएगा, पी का नहीं आएगा, पी का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया इधर लास्ट में जाएंगे अपन, क्या इसमें लास्ट में जाएंगे, इसका फुल फील्ड है, इसका हाफ फील्ड है, ठीक है ना। तो क्या इससे ज़्यादा हो गया, ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा ना। तो भैया यहाँ पे किसका आ जाएगा, पहले सिलिकॉन का आ जाएगा, उसके बाद पी का आ जाएगा, ठीक है ना। फिर और सबसे लास्ट में तो क्या हो जाएगा, आर्गन का हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ लो लास्ट वाले, मतलब जो एडजसेंट एलिमेंट है ना उससे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, एक चीज़ ध्यान रखना कि इनर टेगेस्ट है, सेकेंड है और थर्ड भी है, इनका तो जीरो होता है। तो ये वाला ऑर्गन है, तो ऑर्गन का सबसे लास्ट में आया ना, क्योंकि इनका जीरो है। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि भैया इसका स्टेबल, इसका भी हाफ फील्ड स्टेबल है, तो मतलब होना चाहिए ना, मतलब जीरो होना चाहिए ना। तो मैंने बोला इनका जीरो बताया, मैंने इनका जीरो नहीं बताया, इनका स्टेबल है, ठीक है, तो कम होना चाहिए मतलब पास वाले से, लेकिन इनका तो जीरो होता है ना, 3 चीज़ों, इसका सेकंड ए का और सेकंड बे का जीरो होता है, इसलिए पीछे पीछे आ गया, ठीक है। तो ये वाला करोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत अच्छा है। उसके बाद देखो अगला जो पॉइंट अपना आएगा, अपना वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन पढ़ेंगे अपन कौन सा, पीरियड में और ग्रुप में सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो अपना अगली क्लास लेंगे उसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास होती है समाप्त, और मिलते हैं कल नेक्स्ट 6 बजे। थैंक यू सो मच।